हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आशा करता हूँ हम लोग सभी अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं सोयल साइंस के बारे में। फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस का एक पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। 2022 का इससे पहले मैंने सोल्व करा दिया था। अब 2021 का पेपर है। ठीक है, 2021 का ये पेपर है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका पेपर कैसा आता है और इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैटर्न जो होता है स्टूडेंट सभी का सेम होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, पैटर्न जो होता है सभी का सेम होता है, बट ये है कि क्वेश्चन कहीं पर ज़्यादा होते हैं, कहीं पर कम होते हैं। ठीक है, तो सभी को एक बात तो यही है। दूसरा है कि चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम। आज का जो है, आप लोगों के थोड़े एग्जाम क्या हो चुके हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को पता लग गया ही होगा। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप रिलैक्स मत होना कि भाई अभी एग्जाम आराम से पढ़ेंगे, वो ठीक है, बात है। आप थोड़े से ज़्यादा सब्जेक्ट को आप कवर कीजिएगा, क्योंकि समय आपके पास है। लेकिन जिस दिन आपका डेट आएगा उस दिन हो सकता है कि आपको डेली एग्जाम देने पड़े, एक दिन का भी गैप ना मिले। तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम अपने अच्छे से देनी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले। चलो स्टार्ट कर देते हैं हमारा आज सबसे पहले इसी तरह है आपका पेपर ABC में डिवाइड होगा। तो हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है सॉइल बफरिंग। सॉइल बफरिंग क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सॉइल बफरिंग एक होता है सॉइल बफरिंग कैपेसिटी, एक होता है सॉइल बफरिंग। सॉइल बफरिंग क्या होता है कि सॉइल बफरिंग जो मृदा होती है, यानी कि सॉइल होता है, उसके अंदर जो पीएच है उसका प्रतिरोध होना। ठीक है, मृदा के अंदर जो पीएच का प्रतिरोध होना, ये कि उसे क्या कहलाता है, सॉइल बफरिंग कहलाता है। रेसिस्टेंट ऑफ पीएच इन सॉइल। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं, रेसिस्टेंट ऑफ पीएच इन सॉइल, रेसिस्टेंट पीएच इन सॉइल। ठीक है, मृदा में पीएच का प्रतिरोधन, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल बफरिंग कहते हैं। ठीक है, ये बात है। और ये दूसरा होता है कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर आप इंग्लिश में हैं स्टूडेंट्स है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते। तो देख लो स्टूडेंट्स, ये है आपका सॉइल बफरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर बफरिंग कैपेसिटी है, बट वो सॉइल बफर अगर आपसे पूछते हैं तो रेसिस्टेंट पीएच इन सॉइल। ठीक है, पीएच के सॉइल के अंदर जो पीएच का रेसिस्टेंट होता है उसको ही सॉइल बफरिंग कहते हैं। बेसिकली तो डेफिनेशन वही है, बट यहाँ पर सॉइल बफरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन भी यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। द रेसिस्टेंट ऑफ सॉइल सोल्यूशन, सॉइल सोल्यूशन के रेसिस्टेंट होना। टू चेंज इन अ कंपोजिशन, जो भी कंपोजिशन बनाया उसको चेंज करना। द सॉइल सोल्यूट कंट्रोल, आगे आप पढ़ सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। आपको 2 नंबर का था, आप 2 नंबर में इतना ही इनफ है। अगर आपने 2 नंबर में इतना लिखा तो आपने बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि इतना ही लिखना पड़ता है 2 नंबर में। ये आपको मैंने बता दिया। और हिंदी वालों को मैंने बताया कि भाई जो मृदा होती है सॉइल के अंदर, जो पीएच होता है उसका, उसके प्रतिरोध करने वालों को सॉइल बफरिंग कहते हैं। ठीक है, उसे आप लोग लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा सोयल प्रोफाइल। सोयल प्रोफाइल क्या होता है, सोयल प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो सोयल प्रोफाइल क्या होता है। वर्टिकल सेक्शन में जब हम सोयल को वर्टिकल सेक्शन में कट करते हैं, वर्टिकल सेक्शन में जब सोयल को कट किया जाता है तो उसमें कुछ लेयर दिखाई देती है। इन लेयर को ही क्या कहा जाता है, सोयल प्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका मतलब होता है मृदा के अंदर मिट्टी को, मृदा को वर्टिकल क्षेत्र में यानी कि क्षैतिज आकार में जब उसको कट किया जाता है तो उसमें कुछ प्रीवियस लेयर दिखाई देती है, कुछ लेयर्स उसमें शो की जाती है। उन्हीं लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, सोयल प्रोफाइल बोलते हैं। इसका ध्यान रखना, ये डेफिनेशन है। आप चाहे तो, अगर आप चाहते हो तो मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। ये देखिए आप, सोयल प्रोफाइल का ये स्क्रीनशॉट है। सोयल प्रोफाइल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए आप, सोयल प्रोफाइल का मतलब होता है कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ लेयर्स ऑफ सोयल फाउंड इन द गिवन एरिया बिलो आर 2 एग्जाम्पल ऑफ सोयल प्रोफाइल। एक तो इस तरह की सोयल प्रोफाइल का एग्जाम्पल आपको मिल सकता है, और एक इस तरह से मिल सकता है। तो ये वर्टिकल जो क्रॉस किया जाता है, वर्टिकल सेक्शन में जो क्रॉस किया जाता है सोइल में, तो उसे हम सोइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 5 नंबर का भी आ सकते हैं कि सोइल प्रोफाइल क्या होता है। सोइल प्रोफाइल का डिस्कस कीजिए विद डायग्राम। ठीक है, आपसे एक डायग्राम बना लेगा, इस तरह का आपसे पूछ लेगा कि एक डायग्राम बनाओ, इसमें जो लेयर है उनके बताओ। ओ होता है O1, A1, A B2, इस तरह से बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो आपसे वो डायग्राम भी पूछ सकता है स्टूडेंट। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों से। अभी तो यहाँ पर 2 नंबर का पूछा गया है, तो हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अब आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि इस मिट्टी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु जो भी पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, एसिटोमाइसिस, बहुत सारे जो भी जितने भी बैक्टीरिया, फंगस, निमोटोड्स वगैरह जो भी होंगे सोयल के अंदर, जो भी आपके सोयल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, उन्हीं को क्या बोला जाता है, सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। आपको यहाँ पर कैसे एक्सप्लेनेशन करना था, आपको यहाँ पर लिखना था कि मृदा के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को ही सोयल माइक्रो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, निमोटोड्स, ठीक है। ऐसी तो बहुत सारे हैं, ये देख लीजिए आप लिख सकते थे सोयल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर फंक्शन। बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, निमोटोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, अर्थवर्म है, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप 2 नंबर का यहाँ से 2 नंबर, इसको लिख के 2 नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते थे। आगे चलते, इसके बाद आता है आपका सोयल टेम्परेचर। सोयल टेम्परेचर का मतलब होता है कि मिट्टी का तापमान किस तरह से है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। सोयल का जो टेम्परेचर होता है, प्लांट्स के अंदर जो सोयल के अंदर जो सोयल जो के अंदर जो ग्रोथ होती है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, उस पर एकदम इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट पड़ता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है सोयल का प्लांट्स के प्रति तब भी प्रॉब्लम है, अगर कम है तब भी। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए सोयल का भी। अगर किसी प्लांट को अच्छे से ग्रो करना है, अच्छे से उसकी ग्रोथ अच्छी होनी है, तो उसके लिए टेम्परेचर भी स्टूडेंट उसके लिए सुटेबल होना चाहिए। तो ये बात थी, आगे हम इसमें आपको दिखा देते हैं स्क्रीनशॉट। आप देख लीजिएगा, सोयल टेम्परेचर इज इम्पोर्टेंट प्लांट ग्रोथ फैक्टर लाइक एयर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। सोयल टेम्परेचर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, प्लांट ग्रोथ फैक्टर है, प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका हवा की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, इसी तरह सॉइल का जो टेम्परेचर होता है वो भी टेम्परेचर भी सॉइल के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल टेम्परेचर अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सॉइल का टेम्परेचर है अफेक्ट कर सकता है प्लांट ग्रोथ में, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। स्पेसिफिक क्रॉप जो होती है आर अडॉप्टेड स्पेसिफिक सॉइल टेम्परेचर। कुछ फसलें ऐसी होती हैं बच्चों, कुछ स्पेसिफिक क्रॉप ऐसी होती है कि उन्हें स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक सॉइल टेम्परेचर ही सुटेबल होता है, अडोप्ट करती है। जैसे एप्पल है, एप्पल को ग्रो करने के लिए 18 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे मेज है, मेज को ग्रो करने के लिए 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। पोटैटो के लिए 16 से लेकर 21 यानी कि 16 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 21 डिग्री टेम्परेचर तक की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सॉइल का टेम्परेचर होता है प्लांट के प्रति, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं उसके लिए सुटेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कई प्रकार का होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर स्टूडेंट्स और मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। आप इसे भी देख सकते हैं, ये स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए ली है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट्स अगर जो भी मेरी क्लास देखता है तो उसे समझ में आए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को समझ में आनी चाहिए, सबसे चीज़ें है, सबसे मेन बात तो यही है कि सोइल टेम्परेचर रिक्वायर द प्लांट ग्रोथ। The soil temperature required the plant growth vary with the specific the temperature in which plant thrives and produce best growth। इसलिए ऑप्टिमम रेंज टेम्परेचर यानी कि ऐसा टेम्परेचर जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सुटेबल हो, प्लांट की ग्रोथ की स्पेसिफिक हो, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर की रेंज होती है बच्चों, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर का मतलब होता है कि प्लांट्स इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर इस टेम्परेचर पर उसने सर्वाइव कर लिया, मतलब कैपेसिटी की बात कर रहा है ये, मैक्सिमम टेम्परेचर का मतलब होता है कैपेसिटी, कि वो इतना ही सर्वाइव, इतना ही झेल सकता है, यानी कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना ही सॉइल का टेम्परेचर ले सकता है, तो उसे हम मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर सही रहता है सभी फसलों के लिए। तो यहाँ तक तो मैंने 2-2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए, बाकी एक बार हो देख लेता हूँ कुछ। ये क्वेश्चन ये रहा स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ सोयल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपोनेंट ऑफ सोयल का मतलब क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ सोयल का मतलब होता है कि जो सोयल है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है। जैसे वाटर है कितना परसेंट है, 25% है, एयर है 25% है, मिनरल्स मैटर है, जो मिनरल्स मैटर होता है खनिज पदार्थ 45% होते हैं, और जो ऑर्गेनिक मैटर्स होता है 5% होता है। ये कंपोनेंट ऑफ सोयल होता है कि आपकी जो सोयल है किन किन एलिमेंट से, किन किन तत्वों से, किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, तो ये बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ सोयल। दिखा देता हूँ इसका भी स्लाइड मैंने, आप देख लीजिए, ये रहा आपका कंपोनेंट ऑफ सोयल, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सोयल में आपको, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पर जो लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लिखा है देखो, यहाँ पर वाटर की बात कर रहा है, तो वाटर कितना परसेंट है, अभी मैंने आपको बताया। वाटर की मात्रा यहाँ पर जो होती है 25% होती है, एयर होता है 25% होता है, ये पोर स्पेस होता है, ठीक है, और ये सॉलिड स्पेस होता है, और इसके अंदर मिनरल्स जो होते हैं 45% होते हैं स्टूडेंट, और 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब देखो पोर स्पेस और सॉलिड स्पेस का मतलब समझते हो। पोर स्पेस का मतलब होता है जिसके अंदर रंध्र विकास होते हैं, यानी कि हवा और वाटर आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, उसमें 50% होता है। और सॉलिड स्पेस वो होता है कि जो
जो सॉलिड मतलब होता है कि कठोर जो सॉइल कंपोनेंट होते हैं, यानी कि सॉलिड के जो सॉइल के अंदर जो सॉलिड यानी कठोर जो होते हैं, जैसे आपका मिनरल्स है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, तो ये सॉलिड में आते हैं। जैसे मिनरल्स मैटर है 5% होता है, ये भी सॉलिड में आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कंपोनेंट ऑफ सॉइल बताइए, तो ये आप इसका डायग्राम दे सकते थे और इसमें बता सकते थे सर वाटर 25% होता है, एयर 25% होता है और पोर स्पेस टोटल कितना होता है 50% होता है। इसी तरह आपको अब बता सकते हैं सर सॉइल सॉलिड्स में 50% होता है और मिनरल्स होता है 45% और 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब देखो ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो सकता है। किसी सॉइल के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, किसी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, बट ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, वो सॉइल की फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है। उसी तरह सॉइल का ये सब चीज़ें दो हैं, मैंने आपको ये बता दिया है। मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को, आपका कितना भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो उसको सीधी भाषा में एक्सप्लेन करने का मेरा एक तरीका होता है। तो मैं आप लोगों को इस तरीके से मेरा तरीका है ये पढ़ाने का, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि आप लोगों को मज़ा आ रहा है या समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखना कि मैंने सर अब मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज़ मुझे ज़रूर आप बता देना, ठीक है। आगे चले, ठीक है दोस्तों। सारे आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे से हम चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा। अब देखेंगे तो इसमें से हमें जो क्वेश्चन हल करना है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन हल करना है। इनमें से कोई एक आंसर दे सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे, आपको 3 में से 2 का आंसर देना होगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो अब हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं पहले कि हमें क्या, हमारा एक क्वेश्चन है सामने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो है क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आने की संभावना है, क्योंकि ये मृदा कर्णाकार और मृदा संरचना पर टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। हो सकता है कि मृदा कर्णाकार या मृदा संरचना में डिफरेंस भी पूछ ले आप लोगों से। हो सकता है कि मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इसको हाईलाइट करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ये यहाँ से ये आपके एग्जाम में ये तो 5 नंबर का आएगा, या 10 नंबर का आएगा, या 2 नंबर का आएगा। इससे क्वेश्चन आने की संभावना 110% है, 100% इसकी संभावना है। तो स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मृदा कर्णाकार क्या होता है और मृदा संरचना क्या होती है, सोयल टेक्सचर क्या होता है, सोयल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखो, सोयल टेक्सचर की बात करें, अगर टेक्सचर की हम बात करते हैं, तो सोयल टेक्सचर का मतलब क्या होता है कि कण आकार, कण आकार मतलब कणों से मिलकर बने हुआ। अब कण किसके, वो सैंड हो, सिल्ट हो, क्ले हो, ठीक है। जब कोई मिट्टी का कण यानी मृदा का कण सैंड से, भाई रेतीली मिट्टी हो गई, दोमट मिट्टी हो गई आपका, ठीक है, चिकनी मिट्टी हो गई, उनसे अगर मिलकर बनता है, यानी कि उनसे मिलकर बनता है, उसमें परसेंटेज होती है उनकी, तो उसे हम सोयल टेक्सचर कहते हैं, है ना भाई। अगर मिट्टी के सोयल का पार्टिकल्स हैं और वो सैंड से, सिल्ट से और क्ले से मिलकर बनता है और उसमें उनका परसेंटेज होता है, परसेंटेज का मतलब मैं बात कर देता हूँ यहाँ पर। मान लो यहाँ पर सैंड है और सैंड की मात्रा 20% है, और क्ले है, क्ले की मात्रा 40% है, और सैंड सिल्ट की मात्रा यहाँ पर 20% है। तो यहाँ पर जो रेशियो निकल गया 2:4 और 2 निकल गया, ठीक है। तो 2 और 1 निकल के आया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो सोयल बना है, सोयल के जो पार्टिकल्स बनाए हैं, वो कहीं ना कहीं सोयल के एक प्रोपोर्शन से बना है, एक अनुपात से बना है, या फिर सैंड के किसी पार्टिकल्स के परसेंटेज से बना है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोयल टेक्सचर बोलते हैं, इसको हम सोयल टेक्सचर बोलते हैं। असल सोयल स्ट्रक्चर क्या होता है, सोयल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, सोयल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सोयल के पार्टिकल्स जब एक अरेंज में आ जाती है, ग्रुप में आकर एक अपना समूह बना लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोयल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर सोयल का पार्टिकल्स पड़ा है, यहाँ भी सोयल का पार्टिकल्स है और यहाँ भी सोयल के पार्टिकल्स हैं। अगर ये यहाँ से निकल के और एक समूह बना लेते हैं, इस तरह अरेंज हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को हम स्टूडेंट बोलते हैं सोयल का स्ट्रक्चर, यानी कि सोयल की संरचना। अब सोयल की संरचना कितने प्रकार की होती है, सोयल की संरचना कितने प्रकार की होती है, आपका प्लेटी स्ट्रक्चर होता है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बात को समझ में आई। अब इनकी डेफिनेशन देख लो। ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया, कि आपको समझाने के लिए बताया कि आप लोग इसे अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है, क्या यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स की, देखो यहाँ पर लिखा है
सोयल टेक्सचर, द सोयल टेक्सचर रेफर टू द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ द सैंड, सिल्ट, क्ले एंड सोयल। भाई इसका मतलब क्या है कि सोयल का जो टेक्सचर है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक रिलेटिव अनुपात होना चाहिए, एक रिलेटिव परसेंटेज होनी चाहिए सैंड की, सिल्ट की और क्ले की। इन तीनों से मिलकर जो बनता है वो सोयल का स्ट्रक्चर बनता है। ओके, ये बात समझ में आई। सोयल का स्ट्रक्चर का पार्टिकल्स कितना होता है, लेस देन 2 mm होता है। इसे भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन सोयल स्ट्रक्चर का। अब सोयल स्ट्रक्चर का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ सोयल पार्टिकल्स एंड देयर एग्रीगेटिव इनटू द सर्टन डेफिनाइड पैटर्न्स इज कॉल्ड सोयल स्ट्रक्चर। कहने की बात वही है कि सोयल जो अरेंजमेंट हो रहा है, किसका अरेंजमेंट होना है, सोयल के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होना। जब सोयल के पार्टिकल्स आकर एक समूह में बन जाते हैं, ग्रुप में बन जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको हम सोयल का स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब सोयल के स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं आप देख लीजिए, ये रहे सोयल के स्ट्रक्चर के प्रकार, यहाँ पर देख लीजिए। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर ये माना जाता है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर सोयल ग्रैन के आकार के होते हैं और इसमें रफली स्फीरिकल लाइक होता है। ये ग्रेप नट्स यूजुअली 1 से 10 mm डायमीटर का होता है। मोस्ट कॉमनली ये होरिजोन्स का होता है। द प्लांट्स ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आप लोग पढ़ लेना। कितने प्रकार के होते हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, प्लेटी स्ट्रक्चर होते हैं, ब्लॉकी स्ट्रक्चर होते हैं, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, आपका कोलुमनर स्ट्रक्चर होते हैं, काफ़ी स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एग्रीकल्चर का सबसे अच्छा जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें एग्रीकल्चर की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कौन से स्ट्रक्चर होता है, वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। तो ये यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है सोयल का स्ट्रक्चर, मर्द रचना, मर्द संरचना, मर्द कनका, मर्द संरचना पढ़ी आपको लिखनी थी। इसमें क्या करना था, मर्द कनका जो होता है, जो सोयल का टेक्सचर होता है उसकी डेफिनेशन आपको देनी थी, उसके टेक्सचर को बताना था, उसके अंदर सैंड इतना होता है, सिल्ट इतना होता है, क्ले इतना होता है, उसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेनेशन करना था। और मर्द संरचना के अंदर भी आपको मर्द संरचना की परिभाषा देनी थी स्टूडेंट्स। मर्द संरचना कितने कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना था, ठीक है। और भी मैंने आगे बता दिया है। बाकी मर्द विक्रिया क्या होता है, सोयल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका क्या प्रोडक्टिव क्या रिएक्शन मतलब क्या रोल है, उसके बारे में इस क्वेश्चन को देख लेना, आपको मिल जाएगा ये। बट मर्द प्रदूषक क्या है, मर्द प्रदूषक क्या है, मर्द को नियंत्रित आप कैसे करेंगे। देखो मर्द प्रदूषक का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपकी जो सोयल है, सोयल को डिग्रेड करना, सोयल को हानि पहुंचाना, सोयल को जो सोयल की फर्टिलिटी है उसको क्या करना, कम करना। वो किससे होगी, हाईली फर्टिलाइजर्स के द्वारा होगी। जब आप हाईली फर्टिलाइजर्स केमिकल का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वो सोयल क्या होगी, वो प्रदूषित होगी। अब प्रदूषित कौन करेगा, कौन कौन प्रदूषित कर सकते हैं, जैसे हाईली फर्टिलाइजर्स आपने डाल दिया उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, चलो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड को आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये स्लाइड है, आप इस पीपीटी को आप आराम से देख सकते हो। ये इस पर भी लिखा है, पहले तो इन्होंने डिस्कस किया है सोयल का, सोयल को डिस्कस किया है कि भाई सोयल इज डिफाइंड एज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की ऊपरी भूमि पपड़ी जो होती है उसके ऊपर जो आपका लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सोयल बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना। बट हमें बात करनी है सोयल पोल्यूशन के बारे में। सोयल पोल्यूशन का मतलब होता है कि भाई इट इज डिफाइंड एज द बुल्ड अप इन a soil of the persist toxic components, chemical, salt, radioactive materials and disease causing, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके पोल्यूशन एजेंट्स है, ठीक है। इनको हम पोल्यूशन एजेंट्स कह सकते हैं। अगर इनकी जैसे आपका इट occurs ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, आपका और अदर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ओके। तो ये सोयल पोल्यूशन की बात करें अगर हम, तो सोयल पोल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स की मेजर सोर्स ऑफ द सोयल पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं। लाइक द एसिड वाश फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एसिड रेन जो होती हैं वो हमारी सोयल को क्या कर सकती है, पोल्यूट कर सकती है। जो फर्स्ट रेन होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एसिड होता है, अम्ल होता है, तो हमारी सोयल को वो इफेक्ट कर सकती है। उससे हमारी वाश सोयल जो धोती है, मतलब धोने का मतलब होता है बारिश से वो साफ हो जाती है। दूसरा है कि पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का स्प्रे करना फील्ड के अंदर। पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड स्प्रे इन द फील्ड। अगर हम पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड का मतलब होता है जब किसी पेस्ट को किल करने वाला जो केमिकल होता है उसको हम यूज करते हैं तो वो पेस्टिसाइड होता है। जब हम किसी हर्ब को किल कर देते हैं वो हर्बिसाइड हो जाता है स्टूडेंट। तो जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए पेस्टिसाइड हर्बिसाइड क्या हो जाएगा,
उसका स्प्रे अगर हम फील्ड में करेंगे ज़्यादा। एक्सेस यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, डीएपी, एनपीके, जितना भी सारा यूरिया, डीएपी, एमओपी, जितना भी सारा ये फर्टिलाइजर्स होता है, जैसे यूरिया होता है, डीएपी, ये सारा का सारा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होता है। इनका अगर हम एक्सेस प्रयोग करेंगे, एक्सेसिव मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में जब प्रयोग करते हैं तो वो हमारे सॉइल को पोल्यूट करने का काम कर देते हैं। सॉलिड वेस्ट मटेरियल लाइक द गार्बेज है, कोई खेत के अंदर, फील्ड के अंदर आप गार्बेज डाल देते हो, ट्रैश डाल देते हो, आस डाल देते हो, बिल्डिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक्स, बोटल्स, कैंस वगैरह डाल देते हो, तो अगर आप वहाँ पर उसको फेंक देते हो तो उसे भी वो भी हमारा सॉइल पोल्यूशन में आता है। स्टोरेज एंड द डिस्पोजल रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम द पावर प्लांट, कोई पावर प्लांट है, अगर उसका स्टोरेज है, डिस्पोजल जो है, ये सारे के सारे वेस्ट आते हैं जहाँ से, उनसे भी हमारा सॉइल पोल्यूशन होता है। उसके बाद है सीपेज ऑफ द लैंडफिल, सीपेज मतलब लैंडफिल, उसे निकलने वाला जो कचरा वगैरह वो होता है। डिस्चार्ज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सोयल, जो कोई डिस्चार्ज मटेरियल से आता है, कोई मिल्स आपने देखा, उससे निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो सोयल में जाता है तो आपकी सोयल पोल्यूट होती है। पर्कुलेशन, कंटेमिनेशन वाटर इनटू द सोयल, पर्कुलेशन का मतलब होता है देखो, जब अगर हम ये वो इस आगे मैं इसकी बात करूंगा पर्कुलेशन के बारे में, लीचिंग के बारे में, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में आगे आएगी पर्कुलेशन, ठीक है। तो ये सोयल के सरफेस के ऊपर की बात कर रहे हैं। तो डिफोरेस्टेशन एंड सोइल इरोजन, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है आप पेड़ काट रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहे हो, इससे क्या होता है कि सोइल इरोजन। उसके बाद है मृदा जो क्षरण होता है, मृदा क्षरण, या आप कह सकते हो सोइल इरोजन जो होता है, मृदा कटाव, वो भी हमारे उसको इफेक्ट करता है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको मोटी चीज़ें आपको बताई है, और चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। द मोस्ट कॉमन केमिकल्स इन्वॉल्व द कॉजिंग द सोइल पोल्यूशन है हैवी मटेरियल्स है, पेस्टिसाइड है, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स है, सोलवेंट्स आपने बना लिया, उस वजह से भी होता है। टाइप ऑफ सोइल पोल्यूशन, एग्रीकल्चर होते हैं, इंडस्ट्रियल्स होते हैं, अर्बनाइजेशन सोइल पोल्यूशन होते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट्स, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सोइल पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, सोइल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आने की आपकी संभावना है। उसके बाद है आपका, आप आगे भी थोड़ा जाएंगे तो एग्रीकल्चर सोइल पोल्यूशन में क्या आता है, प्लांट्स आते हैं, वही एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें आती है भाई। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इफेक्ट कैसे होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको दे दूंगा, आप लोग इनको पढ़ लेना अच्छे से। इस तरह से आप देख सकते हो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स का अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ये भी हमारा सोइल की फर्टिलिटी या आपकी सोइल को पोल्यूशन करने का काम करता है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग हम कर रहे हो तो उसकी मात्रा भी किसानों को नहीं पता है कि सोइल के अंदर कितना फर्टिलाइजर्स डालना है, कितना एनएपी डालना है, कितना नहीं, बस लेके आते हो, छिड़क देते हैं। कहीं पर जब एक्सेस फर्टिलाइजर्स हो जाता है तो वो हमारे सोइल के लिए हानिकारक हो सकता है स्टूडेंट। यूज ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग भी अगर हम ज़्यादा करते हैं तो वो भी हमारे लिए, हमारे सोइल के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ये सब चीज़ें इंडस्ट्रियल सोल्यूशन पोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल्स का ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना, ये सब है, आपने देखा भी होगा, ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। इस तरह से अगर है तो आपकी सोइल्स क्या होगी, आपकी जो सोइल की फर्टिलिटी कमज़ोर हो जाएगी, सोइल का पोल्यूशन हो जाएगा, मतलब प्रदूषण बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। इसे मोटा सा कॉमन में रखना आप लोग एक बात हमेशा। देखो अर्बनाइजेशन सोइल पोल्यूशन, मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको 1 घंटे की क्लास में पूरा सोइल साइंस नहीं पढ़ा सकता, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, क्या आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपसे पूछा गया था कि जो क्वेश्चन था कि, क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ क्या था, आपका देख लीजिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रदूषक क्या है, मतलब ये टाइप्स ऑफ सोइल पोल्यूशन मैंने अभी बताया, एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्रियल्स वगैरह होता है, वो आपको यहाँ पर लिखनी थी। आप उनको कैसे कंट्रोल करेंगे वो आपको लिखना था, कि जैसे हाई एक्सेस वाटर को आप एक्सेस फर्टिलाइजर्स का प्रयोग ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा ना डालें, तो इस वजह से भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है स्टूडेंट्स, ये आपको मिल जाएगा। कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का प्रयोग ना करें, इंडस्ट्रियल्स जो वहाँ पर इंडस्ट्रियल्स होते हैं वहाँ पर खेती ना करें, वहाँ पर वहाँ से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल्स होता है कहीं ना कहीं आपकी सोइल को नुकसान पहुँचाता है। इस तरह से आपको वहाँ पर कंट्रोल देने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, इस पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है आगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया है, शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया है, अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा आपके यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन स्टूडेंट्स होंगे 3, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा, यानी कि 30 मार्क्स यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो 30 मार्क्स यहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखें तो क्वेश्चन है आपका मदद निर्माण। जो मदद निर्माण
खनिज हैं उनकी सूचीबद्ध आपको करना है। उनका पैसे कैसा होता है उनके बारे में बताना है। इनके माध्यम में रूपांतरित रूपों का उल्लेख कीजिए। तो व्हाट डू मीन बाय द सोयल जेनेसिस है, सोयल जेनेसिस का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद सोयल फॉर्मेशन कैसे बनता है, और उसके बाद वेदरिंग क्या है और वेदरिंग कैसे होता है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। तो चलो पहले क्वेश्चन का हल देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, इसका हल देख देते हैं आपको। तो यहाँ पर बात करते हैं हम ये, ठीक है, सोशल साइंस है। अगर कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले ये वीडियो देखना पड़ेगा। जब ये पूरा वीडियो देख लेगा उसके बाद ही मैं इसको शेयर करूंगा। तो सोयल मीन्स होता है सोल ऑफ इन्फिनिटी लाइफ, अनंत जीवन है यहाँ पर। ब्रांचेज ऑफ सोयल की बात करें तो पीडोलॉजिकल होते हैं, इडाफोलॉजिकल होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। पीडोलॉजिकल और इडाफोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? पीडोलॉजिकल का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि ओरिजिन ऑफ सोयल, सोयल का निर्माण कहाँ हुआ है, उसका क्लासिफिकेशन कहाँ, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे पीडोलॉजी कहते हैं। इडाफोलॉजी भी ग्रीक लैंग्वेज है और पीडोलॉजी भी ग्रीक लैंग्वेज है। एडाफोलॉजी में क्या होता है? एडाफोलॉजी में सोयल का ग्राउंड्स के बारे में यानी प्रॉपर्टी ऑफ सोयल के बारे में डिस्कस किया जाता है। रिलेशन टू प्लांट प्रोडक्शन के बारे में बात किया जाता है, यानी कि सोयल का क्या रिलेशन होता है प्लांट्स के बारे में, उसका हम जो स्टडी करते हैं तो उसे एडाफोलॉजी के बारे में बोला जाता है। तो यहाँ पर आप कंपोजिशन देख सकते हैं कि ये कंपोजिशन सोयल का है, सोयल कंपोजिशन है। ऑर्गेनिक मैटर 5%, मिनरल्स मैटर 45%, एयर है 25%। तो ये मैंने आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये रहा, आप इसको भी देख सकते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करें तो रॉक्स क्या है? तो यहाँ रॉक्स की अगर बात करें तो रॉक्स यानी चट्टान, चट्टान और खनिज के बारे में ये है। तो खनिज और चट्टान क्या होते हैं? देखो, रॉक्स आर फॉर्मेड फ्रॉम द मेल्टन मटेरियल्स, मैग्मा, मैग्मा के पिघलने से जब वो क्या बनता है तो रॉक्स बनते हैं। ये बात कहते हैं कि स्टडी ऑफ, जब हम रॉक्स कहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ रॉक्स। ठीक है, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपके पेट्रोलॉजी जो होता है, पेट्रोलॉजी डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ दो, अगर देखो स्टडी ऑफ रॉक्स होता है तो सब पेट्रोलॉजी बोलते हैं। अगर हम उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी करते हैं रॉक्स के बारे में तो उसको पेट्रोजेनेसिस बोलते हैं। स्टडी ऑफ ओरिजिन की बात करें तो उस चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है तो उसे पेट्रोग्राफी कहते हैं। देखो तीन शब्द यहाँ से निकल के आए हैं। अगर हम चट्टानों का अध्ययन को क्या बोलेंगे? पेट्रोलॉजी कहेंगे। अगर चट्टानों के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे तो उसको पेट्रोजेनेसिस बोलेंगे। अगर किसी चट्टान की जन्म के बारे में, उसका जन्म कैसे हुआ उसके बारे में, उसको हम क्या बोलेंगे? पेट्रोग्राफी बोलेंगे। दोनों में ध्यान रखना। फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स का मतलब होता है चट्टान कैसे बनी है। चट्टान आप लोग समझते होंगे कि जो वोल्केनिक होते हैं, ठीक है, वोल्केनिक मतलब ज्वालामुखी के फटने से जो मैग्मा लार्वा निकल आता है तो किसी की जब वो पृथ्वी की सरफेस पर आते हैं तो उससे क्या बनता है? रॉक्स बनते हैं। तो ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं आप देख लेना। मेटामॉर्फिक रॉक्स की ऊंची होती हैं और इग्नियस रॉक्स की ऊंची। तो इग्नियस रॉक्स का मतलब होता है जब कूलिंग होता है एंड कंसोलिडेशन होता है मोल्टन ऑफ मैग्मा, देन द सरफेस के ऊपर आता है तो वो कौन सी बनती है? इग्नियस रॉक बनती है। जब ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी रॉक्स, जब प्राइमरी रॉक्स ट्रांसपोर्ट होकर बन जाते हैं तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक और सेकेंडरी रॉक बोलते हैं। ठीक है, और जब सेकेंडरी रॉक से जो चट्टानें बनती है उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये सब रॉक्स के बारे में। रॉक्स क्या है, कितने प्रकार का होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। रॉक्स ये इग्नियस होते हैं, सेडिमेंट्री होता है और मेटामॉर्फिक होता है। ये प्राइमरी रॉक्स हैं, ये सेकेंडरी रॉक्स हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलकर बना हुआ है मेटामॉर्फिक। प्लूटोनिक, वोल्केनिक ये सब पढ़ लेना। केमिकल, फ्लोटिन, नॉन फ्लोटिन। फ्लोटिन का मतलब होता है इनके अंदर जीवाश्म होता है, जीव जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, इनके अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप देख लेना। ये इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। अग्नि चट्टानों के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? गैब्रोगेनाइट्स, बसाल्ट ये सब होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। रॉक्स क्या है, रॉक्स के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। रॉक्स मीन्स होता है फायर यानी कि आग। ठीक है, ये कौन कौन सी रॉक्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सब रॉक्स हैं, रॉक्स के प्रकार हैं।
इंट्रूसिव का मतलब होता है अगर कोई जो मैग्मा होता है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के नीचे आके जमा हो जाता है तो उसे इंट्रूसिव बोलते हैं। अगर ऊपर आता है उसे एक्सट्रूसिव बोलते हैं। यानी कि मैग्मा का पृथ्वी के अगर नीचे आकर जमा होना बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ तो उसे हम इंट्रूसिव रॉक के नाम से जानते हैं। अगर सरफेस पे हो जाता है, जमा हो जाता है, उसे एक्सट्रूसिव रॉक्स के नाम से जाना जाते हैं। तो एसिड रॉक्स कौन कौन सी होती है पूछा भी जाता है। एसिड रॉक्स कौन सी होती है तो सिलिका ऑक्साइड होती है। इंटरमीडिएट 55 से 65 ये सब बेसिक रॉक्स, अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, ये सब डिटेल्स में है, आप लोग देख लेना। ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल है, यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स है उसके एग्जांपल ये यहाँ पर दिए हैं। ये पीडीएफ में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखेगा मुझे पर्सनल कमेंट करेगा तो पर्सनल मैसेज करेगा तो उसको मैं ये ये नोट्स दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं उसी स्टूडेंट्स को ये नोट्स देना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखेगा बस, क्योंकि उसने ये है ना इसको स्टडी कर लिया है तो उसके लिए इजी हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है कि पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद ही ये आपको मिल जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन से होते हैं, सेल में कौन कौन से होते हैं, लाइमस्टोन में कौन कौन से होते हैं, सब। ये फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से जो बनता है वो जेनेसिस, सेल्ट बेसाल्ट से जो बनती है उसे सिस्ट बोलते हैं, जो सैंडस्टोन से बनता है उसे क्वार्टाइज बोलते हैं, जो सिल से बनता है उसे सिलेट बोलते हैं, जो लाइमस्टोन से बनता है उसे मार्बल बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं, फॉर्मेशन है ये सब। आप लोग ये न्यूट्रिएंट सोर्स है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या क्या सब चीज आप लोगों के लिए है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हम बात करें तो वेदरिंग देख लीजिए, ये वेदरिंग है। वेदरिंग का मतलब आप लोग समझते होंगे, वेदरिंग डिसइंटीग्रेशन है, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, मतलब किसी चट्टानों का टूटना फूटना और जमा होना ही वेदरिंग कहलाता है। सब ये चीजें वेदरिंग है। वेदरिंग कितने प्रकार का होता है, वेदरिंग आप देख सकते हैं, फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। तो फिजिकल वेदरिंग की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं आप लोग देखिएगा। इसके अंदर नो केमिकल अट्रैक्शन होता है, जैसे आपका टेम्परेचर है, प्रेशर है, साल्ट मिनरल्स ग्रोथ है, टेम्परेचर चेंज है, साल्ट हाइड्रेशन है, फ्रीजिंग, ये सब फिजिकल वेदरिंग में आता है। केमिकल वेदरिंग में कार्बोनेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रेशन होता है, डिसोल्यूशन होता है, हाइड्रोलाइसिस होते हैं, सब के सब केमिकल वेदरिंग है। बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें तो प्लांट्स रूट्स हो गए, आपके फंजस हो गए, फंगी हो गई, इसमें भी किसी तरह का केमिकल अल्टरेशन नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, ये सब फिजिकल वेदरिंग है स्टूडेंट्स, ये आप लोग पढ़ लेना, हेडिंग याद कर लेना। केमिकल वेदरिंग कौन कौन सी है, केमिकल वेदरिंग हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस है, और ये सब के सब में। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें तो जैसे मैन है, आदमी है, एनिमल्स है, हायर प्लांट्स है, रूट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये सब वेदरिंग कुछ मिनरल्स भी है। तो हम सोइल फॉर्मेशन की बात करें तो ये सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। सोइल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस टू कंजुगेटिव स्टेज नंबर एक वेदरिंग रॉक्स, जो पहले किस में चेंज होगी, रिगोलिथ में चेंज होगी, उसके बाद आपका जो ट्रू सोइल्स जो बनेगा तो वो आपका रिगोलिथ फ्रॉम द रिगोलिथ से जो सही। तो ये रिगोलिथ क्या होता है, अनकंसोलिडेटेड रेजिड्यूल्स ऑफ द वेदरिंग रॉक्स ऑन द सरफेस या अबव द सॉलिड रॉक्स, ये सब चीजें हैं। रिगोलिथ का मतलब होता है कि संगठित अवशेष वेदरिंग रॉक्स है जो सरफेस के ऊपर या सॉलिड रॉक्स के रूप में होता है। तो यहाँ पर रॉक्स बनेंगी, रॉक्स में रिगोलिथ होगा, और रिगोलिथ के बाद आपको ट्रू सोइल बनेगी। तो ये सब चीजें आप लोग देख लेना। फादर ऑफ सोइल साइंस की बात करें तो वो डोगोची है। ये सब चीजें आप लोग से भी पूछ सकते हैं। जैने ने दिया था, जैने ने क्या दिया था, देखो ये रहा जैने 1941, सब ये रहा। ठीक है, जैने था कोई 1941 में। पैसिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक्टिव फैक्टर कौन से होते हैं, सब चीजें पढ़ लेना स्टूडेंट्स। ये सब ग्रेविटी के द्वारा जो सोइल बनती है उसे कोलुवियल सोइल के नाम से जानते हैं। वाटर के द्वारा जो सोइल बनती है एलुवियल सोइल के नाम से जानते हैं। आइस के द्वारा जो सोइल बनती है उसको ग्लेशियर के नाम से, और विंड के द्वारा जो सोइल बनती है उसको एओलियन के नाम से जानते हैं। ये सब पढ़ लेना, ये डिस्क्रिप्शन है इसका, सब कुछ बढ़िया। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए है।
सोयल फॉर्मेशन प्रोसेस में से भी ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सोयल फॉर्मेशन प्रोसेस। द पैडोजेनिक प्रोसेस, हालांकि स्लो इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ येट वर्क फास्ट देन द जियोलॉजिकल प्रोसेस इन चेंजिंग द लाइफस्टाइल। होमिफिकेशन का मतलब होता है, होमिफिकेशन इज द प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन द रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू द ह्यूमस। रॉ ऑर्गेनिक मैटर्स का किस में चेंज हो जाना, ह्यूमस में चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है, होमिफिकेशन कहलाता है। देखो एक लाइन की डेफिनेशन स्टूडेंट, होमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू ह्यूमस। यानी कि जो आपका रॉ ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जब वो ह्यूमस में चेंज हो जाते हैं तो उसे होमिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये है। इलिविएशन का मतलब होता है, देख लीजिए, वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस ऑफ रिमूव द कंजुगेटिव इन द सस्पेंशन सॉल्यूशन द पर्कुलेटिंग वाटर फ्रॉम द पर्ल या लोअर सरफेस। वॉशिंग आउट का मतलब होता है कि जब न्यूट्रिएंट्स वाटर के साथ मिलकर नीचे चले जाते हैं तो उसे हम इलिविएशन के नाम से जानते हैं। इलिविएशन का मतलब क्या होता है, आपका प्रोसेस डिपोजिशन ऑफ सॉइल मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वॉशिंग आउट हो रहा है, वॉशिंग आउट मतलब धुल रहा है, नीचे हो रहा है। हॉरिजोनेशन ये सब पढ़ लेना। एलिवेशन। कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन एंड द एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम। एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम का मतलब होता है कैल्शियम का इकट्ठा होना, तो उसे कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। कैल्शियम का रिमूव होना, तो कैल्शियम रिमूवल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड डिकैल्सिफिकेशन। कार्बोनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेना। पोडियोलाइजेशन, लेटरलाइजेशन, ठीक है, और ग्लाइजेशन। सैलिनाइजेशन का मतलब होता है साल्ट। जब साल्ट इकट्ठा हो जाएगा तो उसको सैलिनाइजेशन बोलेंगे। अगर साल्ट को रिमूव करना है तो उसको डिसैलिनाइजेशन बोलेंगे। ये सब आता है क्वेश्चन, पेरिट्रिब्यूशन के नाम से जाते हैं, ये सब चीजें हैं। सोइल प्रोफाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोइल प्रोफाइल का ये डायग्राम है। ठीक है, तो ये सारा का सारा पेपर जो है, मतलब जो भी आप सोइल साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, सेंड कर दूंगा ये पीडीएफ पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये सोइल प्रोफाइल्स मैंने डिस्कस किया है। एंटी सोइल क्लास इंडियन सोइल के बारे में बात कर चुका हूँ। ये सोइल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी क्वेश्चन से 5 नंबर या 10 नंबर का आएगा कि मृदा की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, जैसे अगर बात करो तो टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, ये सब सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना। ये लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। सोइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, सोइल पोरोसिटी, सोइल कलर और सोइल कंसिस्टेंस, ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल के अंदर आते हैं। ठीक है, टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर मैंने आपको बताया कि एक निश्चित अनुपात होता है कि इसका सैंड का, सिल्ट का, गलेगा, ये सब उसको ही हम बोलते हैं। कैन नॉट बी इजिली अल्टरेटेड, कैन नॉट बी चेंज। सोइल टेक्सचर को हम इजीली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सोइल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते सैंड सोइल के टेक्सचर को, क्योंकि जो बना होता है वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से बना होता है। जैसे सैंड है, सिल्ट है, क्ले, उनके परसेंटेज को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कितना होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। ठीक है, ये सब देख लेंगे। कले का कितना डायमीटर होता है, सिल्ट का कितना होता है, ये सब बच्चों आप लोगों को देखना है, पढ़ना है। ठीक है, ये सब सैंड का है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपको। ठीक है, ये सब ट्रायंगुलर के हिसाब से टेक्सचर इस तरह बनता है सोइल स्ट्रक्चर। जब सोइल के पार्टिकल्स आके एक रेंज बना देते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं, तो वो सोइल स्ट्रक्चर कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, प्लेट स्ट्रक्चर, बिजमेटिक स्ट्रक्चर, ब्लॉक स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर है। तो मैं थोड़ा सा हिंदी में भी डिस्कस करूंगा, मेरे पास हिंदी का कुछ नोट्स है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। ये सब स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं दे दूंगा, पूरा है। जो स्टूडेंट्स इसको पढ़ लेगा। पेज की बात करें तो मैं पेज लगभग इसमें आई थिंक इसमें पेज होंगे 90 पेज हैं, लेकिन 90 पेज नहीं आपको पढ़ने हैं। जहाँ जहाँ तो मैंने आपको निशान लगवाए हैं वे आप लोग पढ़ लेंगे। तो आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए नोट्स हैं, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है और पर्सनल मैसेज करना है, तभी ये सेंड किया जाएगा आप लोगों को। ये हिंदी वालों के लिए है, देख लीजिए, हिंदी वालों के लिए मैंने नोट्स बनाया है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। कब बनाया है, 16 फरवरी को बनाया है। मिट्टी की संरचना आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया है।
तो मृदा संरचना की परिभाषा में तो क्या है, मिट्टी की संरचना रेत गोंद मिट्टी के अलग अलग कणों को एकत्रित होने के तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं। गुड स्ट्रक्चर ये रहा सबसे गुड स्ट्रक्चर, ठीक है। बैड स्ट्रक्चर ये बैड स्ट्रक्चर है, ठीक है। मिट्टी की संरचना का विवरण आप देख सकते हो। मिट्टी की संरचना के ग्रेड्स, ये सब कमजोर संरचना, मध्यम संरचना, मजबूत संरचना, मिट्टी की इस संरचना के वर्ग स्टूडेंट सब हैं। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, ये ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से सोइल बनती है, यानी कि सोइल का जो संरचना है वो चेंज हो जाती है। प्लेट स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो मैं ये नोट्स आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी के जितने भी हैं। लेकिन ये है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखो स्टूडेंट्स, तभी आप लोगों को समझ में आएगी चीजें, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ बाकी भी आपको। हम देख सकते हैं सर पोल्यूशन के बारे में। मृदा प्रदूषण क्या होता है? मृदा प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई स्वास्थ्य संबंधी खतरे होते हैं, उदाहरण के लिए बीज, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाया हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा ये है कि इसमें सब चीजें हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं आपको लोगों को देखो एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग इधर उधर भागने से कोई वो नहीं है। अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो पिछले 2 साल के जो पेपर हैं, लास्ट 2 ईयर्स जो एग्जाम आए हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लास्ट 2 ईयर्स जो स्टूडेंट लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन को पेपर को अच्छे से पढ़ लेगा तो उसके नंबर बहुत बढ़िया आ जाएंगे। पूरा नहीं पढ़ना है आपको, पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हो आप तो लिख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मृदा, हिंदी में बता देता हूँ, मृदा की परिभाषा, मृदा क्या है, यानी मृदा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। पौधों में इसके पोषक तत्वों का क्या महत्व है, वृद्धि में क्या महत्व है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मृदा की सोइल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल आएगी, टेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब कुछ पूछा जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों से। उसके बाद आप लोगों से रॉक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ रॉक्स क्वेश्चन आएगा, यूपी सोइल, इंडियन सोइल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सोइल कोलाइट से क्वेश्चन आ सकते हैं, कलील क्या है, कलील कितने प्रकार के होते हैं, ये सब। उसके बाद मृदा निर्माण क्या है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आएगा। अपेक्षा किसे कहते हैं, वेदिंग्स क्या होते हैं, रोग किसे बोलते हैं, ये सब क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग को मैंने डिस्कस पहले भी किया हुआ है, क्लास में भी मैं करता रहता हूँ। तो यदि आपको इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, बाकी कुछ नहीं है। आप लोग अच्छे से 2 साल 3 साल के पेपर को पढ़ लीजिएगा। 2 साल तो पढ़ लीजिए, 2 साल के तो पेपर को निकाल दीजिए। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है, दूसरा ये वीडियो है, 2 वीडियो मैंने इसमें क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मुझे मेरे से मिल सकता है अगर मेरा स्टूडेंट्स है तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है, जो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखेगा और उसी को ये नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। पर्सनल मैसेज करेगा वो। धन्यवाद, ओके।